महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई की सरकार और झारखंड में जेएमएम की अगुवाई की सरकार अब तय है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कंटिन्यू करेंगे। महाराष्ट्र में अभी ऊहापोह की स्थिति जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2019 के 105 सीटों के मुकाबले 2024 में 122 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सुखद संदेश है, जिसके जरिए अब वो अपना ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनवाएगी। और देवेंद्र फडणवीस इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उपचुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की नब्ज बाबा योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं समझता है। 6 सीटों पर जीत तो तय है 10 में से। यानी कि लोकसभा के चुनाव में जिन जिन महारथियों ने भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजेशंस की अनदेखी की थी, आज वो बगले झांक रहे होंगे साहब। खैर छोड़िए, कांग्रेस के लिए खुशखबरी यह है कि वायनाड से प्रियंका गांधी बम्पर जीत के साथ सांसद बनने जा रही हैं। पहले राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, और अब प्रियंका गांधी। यानी कि वायनाड अब दूसरा अमेठी या रायबरेली बन गया है गांधी परिवार के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी की जीत से सबसे ज्यादा किसके चेहरे पर चमक चौंध रही है साहब? प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लड्डू बांट रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, और लड्डू की मिठास आंखों से बयां हो रही है साहब। तो आइए अब यह बताते हैं आपको कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में किसको क्या मिला। बीजेपी की सबसे पहली बात, महाराष्ट्र में मिली जबरदस्त समर्थन की बयार ने एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इन दोनों नारों को बीजेपी के नैरेटिव के तौर पर सेट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। जातीय पहचान, कास्ट सेंसस, मराठा आरक्षण की आग, किसानों की बदहाल स्थिति की दुहाई, दलितों के शोषण के सारे विपक्षी दावे आज खोखले महाराष्ट्र में साबित हो रहे हैं। हिंदी, हिंदुत्व, हिंदू एकता ने हरियाणा की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का किला महाराष्ट्र में भी मजबूत किया है। और एक बार फिर यह तय हो गया कि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके आश्वासन पर भरोसा जताया था, आज महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर 2014 जैसा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया है। यही तो वजह है कि 2014 के बाद की यह सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में जीत है। इसके साथ आरएसएस ने भी सिद्ध कर दिया साहब कि अगर वो 40,000 से ज्यादा जनसभाएं कर सकती है, लोगों को एकत्रित कर सकती है, बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता मिलकर भारत के पूरे नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो बंपर जीत मिली है छप्पड़ फाड़कर, इसमें बीजेपी और सहयोगी दलों को जो फायदा मिला है, इसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। लोकसभा चुनाव के बाद जो हल्की सी झलक धुंधली पड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की जीत से थोड़ी बची और अब निखरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस अब आपको वापस आता दिखाई देगा। लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो हार मिली है, उसकी एकमात्र रणनीतिक वजह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कमजोरी है। आदिवासी अस्मिता को चैलेंज कर हिंदू नैरेटिव को चलाने की कोशिश बीजेपी और संघ परिवार पर रणनीति के तौर पर भारी पड़ी है। ईडी की गिरफ्तारी से सताए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने आदिवासी प्राइड और विक्टिमाइजेशन का कार्ड बड़े ही सटीक तरीके से खेला और भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गेम में पछाड़ दिया। छोटा नागपुर के आदिवासी अभी भी हिंदू और हिंदुत्व की बयार से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। संघ परिवार के घटक संगठनों को अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ट्राइबल्स के भीतर भी हिंदू संस्कृति और संस्कार और एकता के महत्व को वो समझा सके। झारखंड में महुआ चटनी
जो कि हिंदी रीत का प्रतीक बन सकता था, उसे ट्राइबल्स ने नकार कर महुआ यानी कि हडिया यानी कि सुरूर को अपनाया है। हिंदुआइज्ड संस्कृति अभी ट्राइबल्स पर नहीं चलेगी। मुस्लिम घुसपैठियों की दलील ट्राइबल्स के सामने नहीं चलेगी। मुसलमानों के डर से ट्राइबल हिंदू पताका के तले खड़े होकर संघ परिवार और बीजेपी का समर्थन करने को फिलहाल तैयार नहीं है। जेएमएम ने यह साबित कर दिया है कि जब क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होता है और वहां पर सिंपैथी फैक्टर या विक्टिमाइजेशन कार्ड होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, उसकी रणनीति फेल कर जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से सबक सीखना चाहिए। वरना सोचिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जहां पर ट्राइबल आबादी बड़ी है, वहां पर बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन झारखंड में एक क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम ने बीजेपी को चारों खाने चित पटक दिया। यह बड़ी बात है साहब। अब जरा कांग्रेस की बात करते हैं। भाई, कांग्रेस के बारे में क्या कहें? कहते कहते हम तमाम तथाकथित तौर पर राजनीतिक विश्लेषक या पूर्व पत्रकार या पत्रकार अब थक गए। उपचुनाव में कांग्रेस की हिस्सेदारी न के बराबर रही। उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस गायब रही। झारखंड में जो जीत कांग्रेस को मिली है, उसमें हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत और रणनीति बड़े पैमाने पर सामने है। मुसलमानों का वोट कांग्रेस के पास है, वो झारखंड में आज बना हुआ है। नेशनली अगर आप देखें तो इसका इंप्लीकेशन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है साहब। झारखंड में एक बार फिर कांग्रेस छोटे पार्टनर की भूमिका में है। पहले भी थी, कल भी रहेगी, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने झारखंड में हराया है साहब, तो वो जेएमएम है। 2019 की तर्ज पर इस बार भी 6 से ज्यादा सीटों पर जेएमएम की बढ़त बीजेपी के मुकाबले रही है। और अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें, तो आरजेडी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से कहीं बेहतर रहा है। यानी कि यादव कंसोलिडेशन, ओबीसी कंसोलिडेशन आरजेडी के पास बेहतर है। कांग्रेस का वोट अभी भी एकजुट नहीं हो पा रहा। हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब पूरा का पूरा एमवीए 60 सीटों के नीचे सिमटता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस के खाते में बमुश्किल 21 सीटें आ रही हैं, तो आप इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस अब महाराष्ट्र में आधे से भी कम सीटों पर जीत पाई है। 2019 में 44 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, आज 21। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की दुहाई देने वाले आज खुद अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई देंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ सीटों की जो बकझक हुई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमान तय करेगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो छीछा लेदर हुई, इन सब ने कांग्रेस की कमजोरी को महाराष्ट्र में और ज्यादा उजागर कर दिया है। अब राहुल गांधी एंड कंपनी को 5 महीने पहले सेट किए नैरेटिव, जो उन्होंने महाराष्ट्र में सेट किया था, उस नैरेटिव को दोबारा सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल यह उठता है कि साहब, आप कर क्या पा रहे हैं? आप अपनी इतनी फजियत क्यों उड़ा रहे हैं? हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में भी हारे, जितनी थी उससे भी गए। भाई, ये तो ठीक नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं उन दो पार्टियों की जिसमें हमने 2019 के चुनाव के बाद विभाजन देखा। सबसे पहले शिवसेना की। बाला साहब ठाकरे की विरासत और शिवसेना आज तार तार है साहब। क्यों कह रहा हूं? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की विरासत इस विधानसभा चुनाव में छिन्न भिन्न होकर रह गई। राज ठाकरे और उनकी एमएनएस के बारे में क्या कहा जाए, वो तो पहले ही से अध्वस्त थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का जोर दिखाई दे रहा था, 2019 में दिखा भी। लेकिन पार्टी की टूट के बाद शिवसेना की कमर टूटी थी, अब तो छिटक कर अलग हो गई है। क्योंकि पहले उद्धव ठाकरे जी की पार्टी पर पकड़ ढीली हुई थी, अब तो लगता है पार्टी ही हाथ से निकल जाएगी। इस बार के चुनाव में 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे को जीत मिलेगी।
यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, मुंबई और मुंबई पर अपना वर्चस्व, कोंकण पर हमारा वर्चस्व, इस तरह के तमाम स्लोगन अब मात्र नारे बनकर उद्धव ठाकरे के लिए रह जाएंगे। मुख्यमंत्री का सपना शायद ही उनके जीते जी अब साकार हो पाए, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल दिन आने वाले हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के। शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुकाबले मराठी मानुस की पहचान को एकनाथ शिंदे ने कहीं ज्यादा स्थापित किया। उनके पास पार्टी, निशान और पहचान पहले से थी। इस बार के चुनाव में 35 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर एक तरह से एकनाथ शिंदे ने यह साबित कर दिया है कि असली वारिस बाला साहब ठाकरे के तो वो हैं। भाई 2019 में तो सब मिलकर लड़े थे, 2024 में अलग अलग पार्टियां थी, लोकसभा का समीकरण अलग होता है। शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अगर दो फाड़ होता है और उसमें जो तथाकथित तौर पर विरासत विहीन क्षेत्र है या अंग है वही आगे बढ़ जाए तो असली विरासत तो उसी की। अब इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि महिलाओं को जो लाभकारी योजना की घोषणा एकनाथ शिंदे ने की और सरकार ने जो लोगों की जेब में पैसे भरे उसका बड़ा फायदा मिला, हो सकता है, बिल्कुल मिला होगा। लेकिन मतदाताओं ने अपना भरोसा शिवसेना के मुकाबले उद्धव ठाकरे शिवसेना पर डाला, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और वो अपने आप को असली शिवसेना कहती है। अब तो शिवसेना की हाल को देखकर ऐसा ही लगता है कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी के बाद शिवसेना का नाम आना चाहिए और यह कहा जाएगा कि एक पीढ़ी ने कमाया, दूसरे ने गंवाया। अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की एक और पार्टी एनसीपी की। यह पार्टी भी एक परिवार निहित पार्टी रही है। शरद पवार इसके प्रौधा रहे हैं और एनसीपी शरद पवार की पार्टी रही। अच्छा परफॉर्मेंस 2019 में, 2024 के चुनाव से पहले पार्टी में फूट बंटवारा, चाचा भतीजे अलग अलग रास्ते पर। लोकसभा के चुनाव में भतीजे की जबरदस्त पिटाई और कुटाई और ऐसा लग रहा था कि सबसे कमजोर कड़ी अगर महायुक्ति के खेमे में है तो वो है अजीत पवार की लेड एनसीपी। लेकिन आज जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, रुझान सामने हैं, वो बताते हैं कि शरद पवार के परिवार की राजनीति और उनके भविष्य पर बहुत बड़ा झटका लगा है। एनसीपी शरद पवार के पास 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके भतीजे अजीत पवार की एनसीपी को 34 सीटें यानी कि दूनी सीटें मिल रही हैं। साहब बाला साहब ठाकरे की विरासत तो उनके मरणोपरांत खत्म होती दिखाई दे रही, लेकिन शरद पवार की विरासत तो उनके सामने ही धूमिल पड़ रही है। साहब अब जरा देखिए, कहां एक पार्टी थी जो अपने आप को विदर्भ में, मराठवाड़ा में, चीनी मिल के डोमिनेटेड इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में शरद पवार के राजनीति के दम पर अपने आप को स्थापित होता देख रही थी। यह मेक और ब्रेक पार्टी थी। साहब बीजेपी की वजह से यह पार्टी टूटी और जो पार्टी में टूट हुई है उसने शरद पवार की ही बैंड बजाती है। अब पार्टी किसके हाथ में रहेगी, कहां सुरक्षित रहेगी? क्या सुप्रिया सुले शरद पवार के गाइडेंस में एनसीपी को आगे ले जा पाएंगी, या दरअसल अजीत पवार जो कि भतीजे हैं वो अपनी पार्टी को आगे ले जाने में ज्यादा कुशल होंगे? कितने लोग टूटकर एनसीपी शरद पवार से एनसीपी अजीत पवार पार्टी में जाएंगे, क्या इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? अब शरद पवार की राजनीतिक पकड़, उनकी सूझबूझ, भतीजे अजीत पवार के जो पैठ है उसको कमतर आंकना, ये तमाम सवाल उठेंगे। महाराष्ट्र में चाणक्य और देश की राजनीति में भी अच्छा दखल रखने वाले शरद पवार के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले की पकड़ को एनसीपी पर कैसे मजबूत करेंगे और महाराष्ट्र के साथ साथ नेशनल लेवल पर अपनी पार्टी की स्टैंडिंग को कैसे बहाल रखेंगे। अब बोतल से कोई नया जिन निकालना पड़ेगा साहब, वरना भतीजा चाचा पर भारी पड़ गया और ये तो बात तय है। लेकिन इस चुनाव ने एक बार और स्थापित कर दिया साहब, विपक्ष की हताशा और उसकी निराशा हास्यास्पद है। वायनाड में प्रियंका गांधी 2 लाख मतों से भी ज्यादा मत से जीतती हैं तो चुनाव ट्रांसपेरेंट है,
चुनाव आयोग ने सही काम किया। झारखंड में जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस आरजेडी भारी जीत की तरफ आगे बढ़ती है। चुनाव आयोग ने सही काम किया, चुनाव पारदर्शी है। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी प्लस शिवसेना प्लस एनसीपी अजीत पवार की धमाकेदार जीत होती है, चुनाव आयोग ने चुनाव देर से करवाया ताकि बीजेपी चुनाव जीत जाए। महाराष्ट्र की जनता का यह वोट नहीं है, कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है। शिवसेना के स्पोक्स पर्सन इस तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इस तरह की बातें करते हैं। समझ में नहीं आता कि एक ही साथ चुनाव आयोग अन्य राज्यों में चुनाव कराता है, भिन्न राज्यों में चुनाव कराता है। सब जगह ठीक है, जहां जहां विपक्ष की जीत होती है, जहां सत्ता पक्ष की जीत होती है, वहां चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिल बैठकर चौकड़ी काट रहा है। तो फिर तो एक ही जुमला है साहब, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे डैश 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 का। तो अब जरा सोचिए, यह किस हद का दोहरापन है जो आपको दिखाई देता है। महाराष्ट्र की जीत के बाद सत्ता पक्ष में अब आपको नई ऊर्जा दिखाई देगी। शीतकालीन सत्र संसद का जो शुरू होने जा रहा है, जहां अभी तक लग रहा था कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ सकता है, अदानी का मसला सामने है, मणिपुर का मसला सामने है, अब ऐसा होता नहीं दिखेगा। महाराष्ट्र की जीत के बाद अब सत्ता पक्ष एक नई ताकत के साथ विपक्ष पर गरजेगी। वक्फ बोर्ड बिल, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अब सदन के पटल पर गूंजेगा साहब। सदन एक बार फिर नहीं चलेगा, यह तो मानकर चलिए, यह सेशन वॉश आउट है। विपक्ष वॉकआउट करता रहेगा, सत्ता पक्ष एक बार फिर से विपक्ष की मांगों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, न झुकेगा, और यह पूरा का पूरा सेशन बर्बाद होगा। अब तो जो भी कंस्ट्रक्टिव काम है बजट सेशन में ही होगा। लेकिन कुछ एक बातें अब तय हैं। सबसे पहला बदलाव आपको महाराष्ट्र में अब दिखाई देगा। महाराष्ट्र हिंदुत्व की नई लेबोरेटरी घोषित होगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। आरएसएस और बीजेपी के काडर पर अब यह निर्भर करता है कि हिंदुत्व की अलख जो अभी महाराष्ट्र के वोटर में दिख रही है, जो एकता दिख रही है, एक हैं तो सेफ हैं, यह नारा लोगों के दिमाग में कितना फिट और कितने समय तक लिए फिट बैठता है। अगर यह फिट बैठ गया साहब, तो फिर आप गुजरात, मध्य प्रदेश, उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। उत्तर प्रदेश में फिर भी अभी हिंदुत्व की बयार उतनी तेज नहीं पकड़ी है। समाजवादी पार्टी अभी भी विरोध के लिए एक मुखर विरोध की आवाज है। लेकिन इन 4 स्टेट्स में अगर हिंदुत्व की बयार और हिंदुत्व की लेबोरेटरी स्थापित होती है, तो राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह मुझे आपको समझाने की या बताने की या जतलाने की आवश्यकता नहीं।